नमस्कार मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं हमारी अपनी डरावनी दुनिया। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर रात कुछ ना कुछ डरावना आपका इंतजार करता है। और हाँ, मैं सुनीता, एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली, लेकिन दिल से चाहती हूँ कि मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंचे, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कहानी शुरू होती है। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे डर के मारे हिलने से कतरा रही थी। गांव के चार बुजुर्ग हमेशा की तरह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बीच में एक लालटेन जल रही थी और चारों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तुम लोगों ने सुना? रामदास ने धीरे से कहा। कल रात फिर वही साया दिखा था। बाकी तीनों एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया हो। कौन सा साया? गोपाल ने डरते हुए पूछा। रामदास ने कांपती आवाज में कहा, वही जो पेड़ के ऊपर बैठता है और आधी रात को नीचे उतरता है। इतना सुनते ही अचानक पेड़ के ऊपर से एक टहनी जोर से हिली। चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लालटेन की रोशनी हिलने लगी और उसी रोशनी में पेड़ के ऊपर एक काली परछाई दिखी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और आंखें ऐसी जैसे अंधेरे में जल रही हों। वो आ गई, एक बुजुर्ग हकलाते हुए बोला। अचानक वो परछाई धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ मिट्टी से अजीब सी आवाज आ रही थी। चढ़ चढ़। चारों बुजुर्गों के दिल की धड़कन तेज हो गई और तभी वो साया ठीक उनके सामने आकर रुक गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था और उसने धीरे से कहा, आज कोई तो मेरे साथ चलेगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो साया ठीक उनके सामने खड़ा था और उसकी आवाज जैसे कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। आज कोई तो मेरे साथ चलेगा। चारों बुजुर्गों के गले सूख गए। रामदास ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? साया धीरे धीरे हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी जिसे तुम लोग सालों से कहानियों में सुनाते आए हो। अचानक लालटेन की लौ तेज हुई और फिर धीमी। उस रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा, आंखें पूरी काली और चेहरा जैसे जला हुआ। गोपाल पीछे हटते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। साया धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगा। कुछ नहीं किया? याद करो, इस पेड़ के नीचे क्या हुआ था? इतना सुनते ही चारों के चेहरे बदल गए, जैसे कोई पुरानी बात, दबी हुई याद अचानक सामने आ गई हो। हवा तेज चलने लगी, पेड़ की जड़ें जैसे हिलने लगीं और तभी रामदास के दिमाग में एक पुरानी तस्वीर चमकी। सालों पहले यही पेड़, यही जगह और एक लड़की रोती हुई, मदद मांगती हुई। नहीं, रामदास जोर से चिल्लाया, वो गलती थी, हमसे गलती हो गई थी। साया अचानक उसके सामने आ गया, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस रामदास के चेहरे पर लग रही थी। गलती? उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने मुझे यहीं दफनाया था, जिंदा। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी साया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गोपाल की कलाई पकड़ ली। चलो, अब तुम्हारी बारी है। गोपाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन पूरा गांव जैसे गहरी नींद में सो रहा था। रामदास और बाकी दोनों ने गोपाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उसके शरीर के पार चला गया, जैसे वो साया कोई इंसान नहीं, कुछ और ही था। धीरे धीरे गोपाल का शरीर हवा में उठने लगा, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। और तभी एक पल के लिए गोपाल की नजर जैसे आप सब पर पड़ी हो। अगर अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है, वो कांपते हुए बोला, तो इस पेड़ के पास कभी मत आना। मैं सुनीता सच कहूं, जब ये हिस्सा सुनाती हूं ना, तो खुद भी डर जाती हूं। आप लोग अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही मुझे ये कहानियां सुनाने की हिम्मत देती है। गोपाल अचानक जोर से चीखा और अगले ही पल वो साया उसे खींचते हुए पेड़ के अंदर जड़ों के बीच गायब हो गया। तीनों बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, सांसें तेज, आंखें डरी हुई। अब क्या होगा? एक ने कांपते हुए पूछा। रामदास ने धीरे से पेड़ की तरफ देखा और उसकी आवाज फट गई। अब वो हम तीनों के लिए फिर आएगी। हवा फिर से शांत हो गई, लेकिन पेड़ के ऊपर कुछ अब भी हिल रहा था। रात किसी तरह कट गई, लेकिन सुबह, वो सुबह नहीं थी जो रोज होती थी। सूरज तो निकला, मगर उसकी रोशनी भी जैसे उस बरगद के पेड़ तक आते आते डर जाती थी। तीनों बुजुर्ग, रामदास, शंभू और हीरा, पूरी रात सो नहीं पाए। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, शंभू ने धीरे से कहा। वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। रामदास चुप था, बस पेड़ की तरफ देखे जा रहा था।
भागने से कुछ नहीं होगा। उसने भारी आवाज में कहा, वो जहां भी जाएंगे हमें ढूंढ लेगी। इतना सुनते ही तीनों के दिल बैठ गए। सुबह के वक्त गांव के कुछ लोग उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि रात में गोपाल के चीखने की हल्की आवाज किसी ने सुनी थी। गोपाल कहाँ है? एक आदमी ने पूछा। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक बच्चे ने पेड़ की जड़ों के पास इशारा किया। ये क्या है? सबकी नजरें वहीं टिक गई। मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी और उसमें से एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी बाहर झांक रही थी। रामदास के हाथ कांपने लगे। ये ये उसी लड़की की है। गांव वालों में हलचल मच गई। कौन लड़की? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अब सच छुपाना मुश्किल था। रामदास ने कांपती आवाज में सब बता दिया। कैसे सालों पहले उन्होंने एक लड़की को चोर समझकर बिना सच जाने यही पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया था। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। दिन का उजाला अंधेरा छा गया। उस जगह पर उसी अंधेरे में वो साया फिर से दिखा, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में। अब बाकी तीन, उसकी आवाज गूंज उठी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। शंभू जोर से रोने लगा। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलती की सजा तो मिलेगी। और फिर अचानक जमीन फटने लगी। जड़ों के बीच से जैसे कई हाथ निकल रहे हों। तीनों बुजुर्गों को पकड़ने के लिए हीरा चीखा, कोई तो बचाओ। लेकिन इस बार कोई आगे नहीं आया। धीरे धीरे तीनों को वो जड़ें अपनी तरफ खींचने लगी। रामदास ने आखिरी बार गांव वालों की तरफ देखा और बोला, अगर कोई ये कहानी सुन रहा है तो याद रखना, किसी बेगुनाह की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और अगले ही पल तीनों उस पेड़ के अंदर समा गए। सब कुछ एकदम शांत हो गया। पेड़ फिर से वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कभी कभी, आज भी, रात के सन्नाटे में उस पेड़ के पास से गुजरते वक्त किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, आज कोई तो मेरे साथ चलेगा। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा, क्योंकि कहानी खत्म हुई है, लेकिन वो साया आज भी वही है। समाप्त।